हर एक केस जो हमारे सामने आता है वो एक चुनौती लेके आता है। अपने प्रेम के जाल में उसको फंसा के सऊदी से हिंदुस्तान बुलाया गया था। देखिए, लगातार वो लड़की पैसा भी ले रही थी, लाइक ये लड़की और भी ऐसे लड़कों से संपर्क में थी। वो बांगो डैम के अंदर इस बॉडी को डंप करने का प्लान था। हर एक चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। चाणक्य नीति में लिखा है कि हर एक रिलेशनशिप के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है। झारखंड का एक परिवार अपने छोटे बेटे की शादी की तैयारी में था। बेटा सऊदी अरब में काम करता था। परिवार को इंतजार था कि कुछ हफ्तों में बेटा रांची लौटेगा और उसके सर पर शादी का सेहरा बंधेगा। लेकिन इसी बीच कोरबा पुलिस से परिवार को एक फोन जाता है और ये बताया जाता है कि बेटे की लाश 17 टुकड़ों में डैम के पास मिली है। आखिर क्या है इस पूरे हत्याकांड की कहानी और इस हत्याकांड में उस कातिल हसीना का क्या रोल था, आज हम कोरबा एसपी से जानेंगे। आज कोरबा पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। हमारे साथ मौजूद है कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी। सर, आपका न्यूज़ कट टू कट में स्वागत है। सर, ये जो ब्लाइंड मर्डर था, 2 दिन पहले ये डेड बॉडी मिली थी 17 टुकड़ों में, बैग स्कूल बैग में था और बोरियों में था। कितना बड़ा चैलेंज था सर, और कैसे इस क्राइम को फिर ट्रेस किया गया और कितने आरोपी गिरफ्तार हुए सर? हर एक केस जो हमारे सामने आता है वो एक चुनौती लेके आता है, और वो एक ऐसी चुनौती होती है जिसमें जनता के विश्वास पे हमको खरा उतरना होता है। न्याय की प्रक्रिया में जो सबसे पहला कदम है वो है केस का डिटेक्शन, उसका रजिस्ट्रेशन, और इसमें हम लोग जुटे हुए थे। लगभग 48 घंटे से हम लोग लगातार इस पर निगाह बना के रखे हुए थे। तो बहुत बड़ा चैलेंज था, ये बात सत्य है। और मैं अपनी टीम को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी और उनको शाबाशी भी देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने नॉन स्टॉप इसमें काम करके। सर, शुरुआत का बताइए, सबसे पहला क्या जानकारी मिला सर? ये हत्याकांड कोरबा के लिए बड़ा घटना था ये सर। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिला? सबसे पहले जो हमारे पास जानकारी आई, हमको ये जानकारी मिली कि गांव के अंदर एक बैग से बदबू की स्मेल आ रही है, काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है गोपालपुर डैम के पास से। तो तत्काल पुलिस टीम वहाँ पे गई और उसको देखने से लगा कि उसके अंदर ह्यूमन अवशेष हैं। तो हमने फॉरेंसिक की टीम को भी बुलाया और उसके बाद कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली गई। क्या फिर कंक्लूजन निकला सर? पहचान हुई, फिर उसके बाद में आरोपियों तक मतलब कड़ी, तो ये जो हत्याकांड की कड़ी थी ये कैसे जुड़ी सर? सबसे पहले मृतक की पहचान मोहम्मद वसीम, जो कि रांची का रहने वाला था, वहाँ उसके तौर पे की गई। उसके बाद जब हमने और विवेचना करी तो हमको पता चला कि मोहम्मद वसीम 1 तारीख को सऊदी अरेबिया से हिंदुस्तान आया, और हिंदुस्तान आके वो 2 तारीख को रांची 1 तारीख को ही रांची पहुंच गया और 2 तारीख को बिलासपुर पहुंचा। बिलासपुर पहुंचने के बाद उसको एक लड़की जो कि अभी नाबालिग है, उसके और एक और आदमी ने उसको पिकअप किया। उसके बाद वो लोग चैतमा गए। चैतमा में उस लड़की का जो आरोपिया है उसका मृतक के साथ 2021 से लगातार संपर्क बना हुआ है, और उनके बीच में अपने प्रेम के जाल में उसको फंसा के सऊदी से हिंदुस्तान बुलाया गया था। और यहीं पर बहसा बहसी के दौरान मीट का जो क्लीवर होता है जिससे काटा जाता है, जिसको लोकल भाषा में कत्ता बोलते हैं, उससे उसकी हत्या की गई। उसकी हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को डैम में डंप किया गया। सर, ये लड़का चूँकि सऊदी में काम करता था, पहचान कैसे हुई सर? 2021 में जब ये लड़की राउरकेला में थी तो ट्रेन में आते जाते वक्त इसकी और मृतक की जान पहचान हुई। तो उन्होंने आपस में अपने मोबाइल फ़ोन्स के नंबर्स एक्सचेंज किए और तब से ये लोग लगातार संपर्क। क्या सोशल मीडिया भी इसमें माध्यम है सर? सोशल मीडिया और पहचान हुई थी? जी नहीं, पहचान हुई थी ट्रेन में, मुलाकात हुई थी। उसमें मोबाइल फ़ोन्स बदले, आपस में नंबर्स एक्सचेंज किए और उसके बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से लोग संपर्क में रहे। क्या माना जैसे पूरा ये जो घटनाक्रम है ये हनी ट्रैप का मामला लग रहा है? और क्या ये लड़की ने पैसा भी लिया था जो मृतक है उससे? देखिए, लगातार वो लड़की पैसा भी ले रही थी, और इनफैक्ट घटना के बाद भी उन्होंने लगभग 1,80,000 रुपये
मृतक के अकाउंट से निकाले, 25,000 रुपये का मोबाइल लिया, इसमें से 97,000 रुपीज़ हमको मिल भी गए हैं। मृतक की चेन भी इनके पास थी। और अभी जो हमें विवेचना में पता चला है, विच इज़ आफ्टर द प्रेस ब्रीफ, वो ये भी पता चला है कि ये लड़की और भी ऐसे लड़कों से संपर्क में थी। मतलब क्या ये हनी ट्रैप का ये लोगों ने पूरा जाल बिछा रखा था और ऐसे ही पैसा वसूल? देखिए, इसको हनी ट्रैप बोला जाएगा कि हनी ट्रैप की जगह इसको कुछ और बोला जाएगा, ये तो आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ टू कॉल इट अ हनी ट्रैप, परंतु जो विवेचना में आया है वो तथ्य मैंने आपको बताए। इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ बड़ा विभत्स है सर कि लाश के इन्होंने टुकड़े किए। ये लाश के टुकड़े कहाँ, घर में किए या घटनास्थल पर ले जाके? ये कैसा था क्राइम सीन था, थोड़ा बताइए। देखिए, अभी तक जो हमको पता चला है वो ये पता चला है कि जब उन्होंने हत्या करी तो हत्या करने के बाद वो बस्ती के बीच में हत्या हुई। जी। जब हत्या बस्ती के बीच में हुई, ये लोग बेहद गरीब परिवेश से आते हैं। इनके पास जो आरोपी और आरोपियां हैं बेहद गरीब परिवेश के हैं। इनके पास बॉडी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बिल्कुल भी कोई साधन नहीं था। इनके पास अपने मामा की एक बाइक थी। उस बाइक में इनको उसको काटा क्लीवर के साथ, और क्लीवर में काट के फिर बोरियों और बैग, जैसे कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, फिर उसको डंप किया। सर ये बात आ रही है कि 20 टुकड़े किए थे, 17 टुकड़े तो पुलिस ने बरामद कर ली, और इसको ठिकाने कहाँ लगा है? पूछताछ में क्या खुलासा हुआ है सर? अभी तक जो हमको पता चला है उसमें हमको ये पता चला है कि इन लोगों ने पहली बारी जो इनका जो प्लान था वो बांगो डैम के अंदर इस बॉडी को डंप करने का प्लान था। बांगो डैम के अंदर जब ये बॉडी डंप करके वापस आ रहे थे तो पुलिस जो पेट्रोलिंग करी थी उन्होंने इनसे पूछताछ भी करी, इनको रोका, इनके परिजनों से भी बात करी कि ये देर रात को यहाँ पे घूम रहे हैं। परिजनों ने ये भी बताया कि ये लोग रिलेशनशिप में हैं और अब ये घर पे नहीं रहते हैं, तो आप इनको कोई आपत्ति नहीं है कि देर रात में ये लोग आपस में घूम रहे हैं। उसके बाद उनको जाने दिया, परंतु इनके मन में ये डर हो गया कि अगली बार यदि हम आएंगे तो पुलिस हमको पकड़ ना ले, इसीलिए इन्होंने जो फर्स्ट लॉट ऑफ टुकड़े हैं इनको बांगो डैम के अंदर डंप किया। रेस्ट ऑफ द पीसेस वर डंप्ड इन द गोपालपुर डैम। मर्डर सर 2 तारीख की घटना है, 2 जुलाई की, और लाश को ठिकाने सर फिर कब, कितने दिन बाद लगाया गया? देखिए, ये 2 और 3 की दरमियानी रात के अंदर ये घटना हुई। फिर उन्होंने एक दिन और, क्योंकि भोर हो गई थी, फिर 3 तारीख को, 2 और 3 तारीख में इस बॉडी को लगाया गया ठिकाने, और उसके बाद ये लोग 7 तारीख के आसपास रांची चले गए। इनका फिर लिंक कैसे मिला सर कि इन लोगों का वारदात में कनेक्शन था? जब हम लोग आईपीएस की ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे फॉरेंसिक साइंस जब हमको पढ़ाया जाता है उसके अंदर बहुत मोटे मोटे शब्दों में लिखा होता है कि हर एक घटनास्थल बोलता है, हर एक घटनास्थल में ऐसे कई सारे साक्ष्य होते हैं जो बता रहे होते हैं कि घटना कैसे घटित हुई है। केवल उसको धैर्य से देखना, उसको समझना और उनके ऊपर विवेचना करने से हम जो भी ये मिस्ट्रीज़ होती हैं इनकी ऊपर से पर्दे उठा सकते हैं। बॉडी को इन्होंने जब पार्ट किया सर, अलग अलग पार्ट टुकड़े में काटा, तो चूँकि 24 घंटे से अधिक वक्त तक घर में था, तो क्या इन्होंने फ्रीजर या किसी चीज़ का इस्तेमाल किया ताकि दुर्गंध ना हो? देखिए, अभी तक हमको ऐसा नहीं पता चला है कि इन्होंने किसी फ्रीज़र में उसको रखा हो, परंतु अभी बारिश का समय है, थोड़ा मॉइस्चर है, इसमें जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी होता है थोड़ा सा स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ द इम्पेंडिंग मॉइस्चर इन द एनवायरनमेंट, और ये अभी तक हमको पता चला है। सर लगातार देश, छत्तीसगढ़ में भी और देश में भी देखा जाता है इस तरह के क्राइम लगातार आ रहे हैं कि कोई अनजान शख्स से दोस्ती होती है, उसका मर्डर होता है, टुकड़ों में लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है। यूथ जो है आज सोशल मीडिया के थ्रू लगातार अनजान लोगों से कनेक्ट होता है और इस तरह के हादसों के शिकार बन जाते हैं। किस तरह से अवेयर रहना चाहिए सर? आप आईपीएस अधिकारी हैं, लगातार इस तरह के केस को आप देखते हैं करीब से, सर क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से युवा जनता को, स्पेशली जो हमारे युवक हैं, युवती हैं, उनके परिवारजन हैं, माता पिता भाई बहन, उन सबको ये बताना चाहूँगा कि हर एक चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती। ये सही है कि हम उम्र के उस पड़ाव से गुज़र रहे होते हैं जहाँ पर हमको
लोगों के साथ दोस्ती करना, स्पेशली जो ऑपोजिट सेक्स के हैं उनके साथ बात करना, उनके साथ अपनी दिल की बातों को शेयर करना अच्छा लगता है, परंतु हमको इसमें सतर्क रहना चाहिए। हमें अपनी प्राइवेट डिटेल्स, अपनी प्राइवेट फ़ोटोग्राफ्स, अपने ट्रैवल प्लान्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए और सतर्क रहें, सजग रहें। और हमेशा ये समझिए कि हर चाणक्य नीति में लिखा है कि हर एक रिलेशनशिप के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है। तो अगर ये हम इसके प्रति सजग रहेंगे तो कई सारे अपराधों से बच सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितने घातक साबित हो रहे हैं सर आज इस तरह के क्राइम में? देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, वो जो अर्बन एरिया में जो लोनलीनेस है उसको ख़त्म करते हैं। उसका एक नेगेटिव साइड भी है, जो कि अनजान व्यक्तियों के वीडियो कॉल्स आना, उनके द्वारा ब्लैकमेल किया जाना, जिसको सेक्सटॉर्शन बोला जाता है। उसी के साथ साथ किसी और की फ़ोटो दिखा के चैटिंग करना, अपने प्रेम के पाश में फांसना और उसमें फंस जाना। तो घातक और यूज़फुल उपयोगी ये उपयोग करने वाले पर और उसकी मंशा पे और वो कितना सतर्क है इस पे डिपेंड करता है। जैसे ये तो चाकू है, उस चाकू से आप सब्ज़ी भी काट सकते हो और नस भी काट सकते हो। तो चाकू तो है, उसमें धार है, उसमें पोटेंसी है। अब आप ये उपयोग करने वाले पर डिपेंड करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। ये थे कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी सर। इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो एक चाकू है, दुधारी तलवार की तरह है। अब इसका इस्तेमाल आप अच्छे काम पे भी कर सकते हैं और इसका दुरुपयोग भी है। और आज का युवा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का शिकार भी हो रहा है और देखा जा रहा है जिस तरह से युवा अपने जान को भी गंवा रहे हैं। कोरबा में इसी तरह की कहानी सामने आई। रांची का युवा अपना जान गंवा बैठा कातिल हसीना के चक्कर में। न्यूज़ कट टू कट के लिए कोरबा से विजय कुमार।